हेलो साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक कार्यक्रम आज दिल्ली में आयोजित किया गया है। नहीं होगा, जरूर नहीं है। यह मुख्यतः मेरा लाइव थोड़ा दूर जाकर देख लेते हैं। ओबीसी की जाति आधारित गिनती को लेकर और ईवीएम मशीन के मुद्दों को लेकर खासतौर पर ये कार्यक्रम रखा गया है। साथियों, इस देश में देश का प्रधानमंत्री ओबीसी का नरेंद्र मोदी गुजरात के रहने वाले हैं और गुजरात के ओबीसी है। 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अब नरेंद्र मोदी तीसरी टर्म में देश के प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी ओबीसी की कम्युनिटी के हैं। अभी अजान हो रही है, इसलिए थोड़े समय के लिए हम लोग रुक जाते हैं। पब्लिक का भी ले लो। इसमें क्या है कि माइक नहीं है, इसके सामने रखेंगे तो आवाज आएगी। फेसबुक देखो। आ रहे हेलो साथियों, मैं आपको बता रहा था कि देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ये गुजरात के रहने वाले हैं और गुजरात के ओबीसी है। तो स्वाभाविक रूप से लोग ये उम्मीद करते थे कि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती जरूर होगी। इस बात को सोचकर ओबीसी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा, ऐसा अनुमान भी निकाला जा सकता है। परंतु 10 साल के बाद, यानी 2 टर्म 5-5 साल की पूरी करने के बाद तीसरी टर्म है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। ये बात अलग है कि नरेंद्र मोदी को तीसरे टर्म में 272 सीटें नहीं मिली, 240 सीटें मिली। इसका मतलब है बहुमत नहीं मिला।
तो उन्होंने दूसरे पार्टियों का समर्थन लेकर अपनी सरकार बनाने का काम किया। चाहे किसी का भी समर्थन लेकर क्यों न हो, समर्थन देने वाले बिहार के नीतीश कुमार भी ओबीसी है और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के हैं। तो इन लोगों ने समर्थन देकर तीसरी टर्म में नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार किया। तो लोग ये उम्मीद करते थे कि नरेंद्र मोदी ओबीसी की जाति आधारित गिनती करेंगे, मगर नरेंद्र मोदी ओबीसी की जाति आधारित गिनती का फैसला नहीं कर पाए। तो ये निश्चित रूप से विचार करने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी के ही नियंत्रण में इसका फैसला करने का अधिकार है। नरेंद्र मोदी को ही फैसला करना है तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती करना है या नहीं करना है। प्रधानमंत्री होने की हैसियत से उन्हीं के पास वे पावर है। मगर नरेंद्र मोदी ने 2 टर्म समाप्त होने के बाद तीसरी टर्म है, उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का फैसला नहीं किया। हम लोग ओबीसी की जाति आधारित गिनती की बात क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि अगर ओबीसी के साथ न्याय करना है तो न्याय करने के लिए तो पता तो होना चाहिए। सर्वसाधारण अनुमान के आधार पर ओबीसी की गिनती अंग्रेजों के समय में जो जाति आधारित गिनती हुई थी, यानी अंग्रेजों के समय में गिनती हुई थी और अंग्रेजों ने जाति आधारित गिनती की थी। देश आजाद होने के बाद देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, उन्होंने ये गिनती करना बंद कर दिया। ये गिनती करना बंद करने की वजह से पता नहीं चल रहा है देश में बैकवर्ड लोग कितने हैं। हक और अधिकार देने की बात तो दूसरी है, मगर जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ने ओबीसी की गिनती करना जरूरी नहीं समझा। जो लोग गिनने के लिए ही तैयार नहीं है, वो अधिकार देने के लिए कहां से तैयार होंगे? जो लोग गिनने के लिए तैयार नहीं है तो अधिकार कहां से देंगे? तो इसके बारे में जिस ओबीसी की गिनती हो नहीं रही है, उस ओबीसी को जगाने की जरूरत है। ओबीसी के लोग भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे, क्या उनको यह पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी ओबीसी का होने के बावजूद भी उसकी गिनती नहीं कर रहा है? क्या फायदा आपको स्टैंड देके? अगर ये जानकारी अगर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को होती तो निश्चित रूप से उसके विरोध में लोग विद्रोह करते, आंदोलन करते, सड़क पर उतरते। ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज आ रही है और वीडियो हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए था। देखेंगे। साउथ इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा बहुत होता हुआ दिखता है, मगर साउथ इंडिया में तो बिल्कुल भी होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसलिए हम लोग सारे देश भर में नॉर्थ इंडिया के साथ साथ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया और उसके साथ साथ साउथ इंडिया, सारे देश भर में जागरण अभियान चला रहे, ताकि लोगों को, खास तौर पर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को यह बताया जाए कि ये सरकारें आप लोगों को गिनने के लिए भी तैयार नहीं है। अधिकार देने की तो बात छोड़ो,
इस बात को ध्यान में रखते हुए अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनको जगाने के दृष्टि से हम लोगों ने ये अभियान सारे देश भर में चलाया है। कर्नाटक साउथ इंडिया का स्टेट है और साउथ इंडिया का स्टेट है तो साउथ इंडिया में भी हम लोगों ने ये कोशिश शुरू की है और हम आने वाले समय में कर्नाटक के जितने जिले हैं सारे जिलों में इस तरह के कार्यक्रम लगाएंगे और जिले से नीचे जो तहसील है उन तहसीलों में भी इस तरह के कार्यक्रम लगाकर ये जागृति फैलाने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक जागृति नहीं होगी और लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक इसके विरोध में लोग तैयार नहीं हो सकते और कोई भी सरकार जब तक उसके लिए आंदोलन करने वाले लोग ना हो तब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आने वाले समय में पहले फेज में ये जागृति का अभियान सारे कर्नाटक में और कर्नाटक से नीचे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु में, तमिलनाडु के साथ साथ केरला में भी इस तरह का कार्यक्रम हम चलाएंगे। इसके अलावा दूसरा विषय है वो है ईवीएम का। साथियों, ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका रिसर्च, इसका शोध अमेरिका में लगा। अमेरिका में ईवीएम मशीन नहीं चलता है। एडवांस टेक्नोलॉजी के आधार पर अगर सोचा जाए तो अमेरिका बहुत ज्यादा आगे है। जापान टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे है। जर्मनी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे है। अमेरिका में ईवीएम मशीन नहीं है, जापान में ईवीएम मशीन नहीं है, जर्मनी में ईवीएम मशीन नहीं है, इंग्लैंड में ईवीएम मशीन नहीं है, यूरोप में ईवीएम मशीन नहीं है। जो टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा आगे है और जहां 100% पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप यूरोप में जाओ, उनका सारा काम टेक्नोलॉजी में रूपांतरित हो गया। कोई आदमी किसी दुकान में पैसा लेकर जाता ही नहीं है, नोट लेकर जाता ही नहीं है। मैं अमेरिका, यूरोप में जाकर आया तो मैंने ये देखा कि कोई भी आदमी दुकान में किसी भी प्रकार का सौदा लेने के लिए नोट लेकर जाता ही नहीं है। ये नोट, कागज के नोट खत्म हो गए और वो मोबाइल लेकर जाते हैं या कार्ड लेकर जाते हैं और कार्ड से ही पेमेंट हो जाता है। एक किराना दुकान में भी। इसका मतलब यह है कि सारा का सारा मामला वो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गया। अमेरिका में, यूरोप में, सारी दुनिया में इतना ज्यादा एडवांस हो गया। वहां पर ईवीएम मशीन में वोटिंग नहीं होता। हमारे देश में अभी भी 90% से ज्यादा व्यवहार रोकड़े में ही होता है। 2% बहुत मुश्किल से 2% लोग शायद कार्ड का मामला चलाते होंगे, ज्यादा नहीं, 2%। 98% लोग अभी भी रोकड़े में ही चलाते हैं। वहां पर वोट ईवीएम में हो रहा है। जहां 100% टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है वहां वोट जो है ईवीएम में नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका यह मानना है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये वहां के लोगों का ओपिनियन है, जो टेक्नोलॉजी को जब से ज्यादा चाहते हैं वो लोगों का ये ओपिनियन है कि ईवीएम मशीन से फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त, फेयर यानी निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। जब पहली बार
ईवीएम मशीन भारत में लागू किया और लोग वोट करने के लिए गए, उन्होंने बटन दबाया। बटन दबाने के बाद उन्होंने देखा, अरे कहां गया भाई वो। पहली बार जब ईवीएम मशीन आई और ईवीएम मशीन में बटन दबाया गया तो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता था। पहली बार जब ऐसा हुआ तो भाई सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट को कहा, अरे देखने तो दो भाई कि हमने गधे को दिया, कुत्ते को दिया, घोड़े को दिया, अरे किसको दिया दिखने तो दो कि हमने जिसको भी दिया, हमारा वोट हमने जिसको दिया वो दिखने तो दो। मैं ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर मैं ही ये ऑर्डर लेके आया। उसके बाद में ये जो ईवीएम मशीन है इसमें बटन दबाने के बाद वोट आपका किसके नाम पर जमा हो रहा है दिखाई देने लगा। मगर ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में कुछ भी किया जा सकता है। क्या? जैसे अभी आपने बटन दबाया, आपको दिखाई दिया कि आपने गधे को वोट दिया, दिखाई दिया आपको। एग्जाम्पल बता रहा हूं, मतलब ये कोई कॉमेडी की बात नहीं है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि आपने बटन दबाया और आपने गधे को वोट दिया तो दिखाई दिया गधे पर स्टैंप लगा हुआ है, तो आपको दिखाई दिया कि हाँ गधे को वोट दिया। मगर जो गधे पर आपने वोट दिया तो ईवीएम मशीन के अंदर जो जमा होता है तो वहां से जाकर जमा होगा। तो जमा होने के बाद वो गधे पर ही रहेगा और गधे से घोड़े पर नहीं जाएगा, कोई गारंटी नहीं भाई। यानी ये यहां आपने बटन दबाया, गधे पर दिखाई दिया कि हाँ गधे पर है, तो यहां से ईवीएम के अंदर जाएगा, तो अंदर जाने तक वो गधे पर ही रहेगा, गारंटी नहीं। तो टेक्नोलॉजी में कुछ भी किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी में एक प्रबंध किया जा सकता है कि दिखने के लिए दिखाई देना चाहिए, ऐसा प्रबंध किया जा सकता है। दूसरा प्रबंध किया जा सकता है दिखने के बाद एक घोड़े में कन्वर्ट होगा, ऐसा भी किया जा सकता है। मैं आपको एक टेक्नोलॉजी में क्या किया जा सकता है ये समझा रहा हूं। एक टेक्नोलॉजी में ऐसा भी किया जा सकता है और जो किया जा सकता है वो आंखों से दिखाई भी नहीं देगा। बैलेट पेपर की क्या बात है? बैलेट पेपर में क्या होता है कि बैलेट पेपर आपके हाथ में दिया जाता है। बैलेट पेपर में आप लोगों ने वोट दिया होगा तो बैलेट पेपर आपके हाथ में दिया जाता है। फिर आप देखते हैं गधा, घोड़ा, खच्चर, सुअर, तमाम आप उसमें चुनाव निशान देखते हैं, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, ऐसा आपके दिमाग में सोचते हैं। फिर आप अभी दे देना है, तो ये करने के बाद में फिर आप वहां शाही का पैड होता था, फिर एक टप्पा मारने वाला स्टैंप होता था, वो निकाल कर आप ऐसा करते थे और देखते हाँ हो गया है। फिर वहां लगाते थे, लगाने के बाद में लगा कि नहीं लगा पूरी तरह से देखते थे, देखने के बाद फिर इस तरह से फोल्ड करते थे, फोल्ड करने के बाद दोबारा फोल्ड करते थे और फोल्ड करते थे और फोल्ड करने के बाद बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। ये होता था बैलेट बॉक्स। तो इस तरह से ये इंडिविजुअल होता था। जब काउंटिंग होता था तो एक एक निकाला जाता था, ऐसे एक एक निकाला जाता था। ईवीएम मशीन में एक एक निकाला जाता है क्या? है पता किसी को? हर ये ईवीएम मशीन का वोट है, वो वोट आपको दिखाई नहीं देता और वो वोट जो है वो दूसरी जो कहीं है वहां जाके जमा हो जाता है। वो केवल आंकड़ा रहता है।
और इस तरह से जब वो आंकड़ा खोला जाता है तो डायरेक्ट दिखाई देता है फलाने के नंबर पर इतना आंकड़ा, इसके नंबर पर इतना आंकड़ा, इसके नंबर पर इतना आंकड़ा। तो ये टेक्नोलॉजी में कमियां है, खामियां है, इसलिए अमेरिका जैसे एडवांस कंट्री ने ईवीएम को फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट के लिए उपयुक्त नहीं माना, जापान ने नहीं माना, जर्मनी ने नहीं माना, और उन्होंने बैलेट पेपर को ही कायम रखा। भारत का कोई मीडिया, भारत का कोई अखबार ये बातें आपको नहीं बता रहा है। बताना चाहिए, कंपेयर करके बताना चाहिए कि अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं है, जापान में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, यूरोप के किसी देश में नहीं है। तो भारत में क्यों है? भारत में तो 100% पढ़े लिखे लोग भी नहीं है। पढ़े लिखे होना यानी अक्षरों की साक्षरता, दूसरा टेक्नोलॉजी की साक्षरता, ये और अलग बात है। एक अक्षरों की साक्षरता है, एक टेक्नोलॉजी की साक्षरता है। अभी तो अक्षरों की साक्षरता पूरी नहीं हुई, टेक्नोलॉजी की साक्षरता और अलग बात है। इसलिए साथियों, हमारे देश के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसी मापदंड में सुटेबल नहीं है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। फिर देश को चलाने वाले लोगों ने जबरदस्ती से इस निर्णय को क्यों थोपा? क्योंकि देश को कौन चला रहे हैं? सबसे पहले तो कांग्रेस चला रही। कर्नाटक में कांग्रेस है क्या? है? अच्छा, तो कांग्रेस के पहले कौन थी? अच्छा, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी। अच्छा, ऐसे चलते रहता है। तो हमारे साथी कह रहे ऐसे ही चलते रहता है। इसलिए चलते रहता है कि हम चलने देते हैं। ये अपने आप नहीं चलता है, क्योंकि हम ऐसा चलने देते हैं कि बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि हम चलने दे रहे हैं। और कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस में किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है। वो झगड़ा अखबारों में है। जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग उधर पार्लियामेंट के बाहर होटल है, कांग्रेस और बीजेपी के लोग एक टेबल पर बैठ के ही खाना खाते और दोनों आपस में मेलजोल करके कौन सी प्लेट मंगानी है, मटन की मंगानी है कि किस मंगानी है, शाकाहारी मंगानी है, वो सारा वो तय करते हैं। तो उनके बीच में किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मगर वो दोनों जब चुनाव लड़ते हैं तो झगड़ा हमारे बीच में लेके आते हैं और लड़ाई झगड़ा हम करते रहते हैं। हम बीजेपी वाले, हम कांग्रेस वाले, हम लड़ते रहते हैं और हम लोगों को वो लोग लड़ाते रहते हैं, हमारा इस्तेमाल करते रहते हैं। साथियों, और उनकी संख्या 3.5% है। 3.5% से ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बनवाया जा सकता। 3.5% से ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बनवाया जा सकता है। तो देश के पंचायत का प्रधानमंत्री कहां से बनेगा? नहीं बनवाया जा सकता। मगर रूलिंग भी उनका, अपोजिशन भी उनका, थर्ड अपोजिशन भी उनका, ये सारा का सारा उन्होंने बना के रखा हुआ है। ये सारा खेल है जिसे वो डेमोक्रेसी कहते हैं। ये डेमोक्रेसी का खेल उन्होंने हमारे लोगों पर थोपा हुआ है। और हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों के पास लाइन लगाकर केवल वोट डालना है। और हम भी क्या करते हैं? लाइन लगाते हैं और वोट डालते हैं। कौन चुनकर आता है, कौन चुनकर नहीं आता है, तो उसके बारे में हम कोई चिंता नहीं करते। कांग्रेस जाएगी तो हम मान लेते, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी जाएगी, बीजेपी जाएगी तो और जाएगी, हम लोग मान लेते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होगा ये भी मान लेते हैं। मगर डेमोक्रेसी में
जब हमारी SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या 85% है, तो 85% लोगों का राज क्यों नहीं होना चाहिए? जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका राज होना चाहिए ना। जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका राज होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो हमारे लोग, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, राज करना अपना काम नहीं है। हमारे में से कुछ लोग कहते हैं नहीं, राज करना हमारा काम नहीं है। तो क्या हमने ठेका दे रखा है उन लोगों को कि तुम ही हजारों साल पहले तुम ही थे और अब भी तुम ही रहो? ये कोई ठेका दे रखा हुआ है? अगर ये ठेका देने का मामला होता तो फिर बाबा साहब अंबेडकर ने आपको वोट का अधिकार क्यों दिया होता? क्या हमारे पढ़े लिखे लोगों को यह पता है कि वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, एक शासक बनने का, एक शासक चुनने का। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, एक अधिकार है शासक चुनने का, एक अधिकार है शासक बनने का। तो हम लोग क्या करते हैं, शासक चुनते हैं और आमतौर पे क्या करते हैं, दूसरों को चुनते हैं। दूसरा ऑप्शन तैयार है शासक बनने का, तो बनने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग सोचते नहीं है। और इस वजह से होता क्या है, 3.5% वालों की ही कांग्रेस होती है और 3.5% वालों का ही बीजेपी होती है, और 3.5% वालों का कांग्रेस बीजेपी होने के बावजूद भी उन्हीं की सरकार होती है। ये हमें समझ में नहीं आता कि एडल्ट फ्रेंचाइज यानी प्रौढ़ मताधिकार, अंग्रेजों के समय में वोट का अधिकार था और इंग्लैंड में वोट का अधिकार था। तो इंग्लैंड में वोट का अधिकार कैसे होता था? पढ़ा लिखा होना जरूरी है, दूसरा टैक्स पेयर होना जरूरी है। इंग्लैंड में वोट का अधिकार के लिए 2 शर्तें थी। 2 शर्तें कौन सी? पढ़ा लिखा होना जरूरी है और टैक्स पेयर होना जरूरी है। एक पढ़ा लिखा होना जरूरी है, एक टैक्स पेयर होना जरूरी है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने सोचा, अगर ये 2 शर्तें जो इंग्लैंड में है, अगर ये भारत में लागू कर दिया जाए तो 98% हमारे लोग तो वोट के अधिकार से ही कर जाएंगे, हमारे लोगों को वोट का अधिकार ही नहीं मिलेगा। जब बाबा साहब अंबेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला तब उन्होंने सोचा, अरे ये क्राइटेरिया जो इंग्लैंड के लोगों ने लगाया, अगर ये कसौटी अगर लागू कर देते हैं तो हमारे लोगों को तो वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा, तो क्या करें? तो उन्होंने एक तीसरा तरीका ढूंढकर निकाला, एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है? प्रौढ़ मताधिकार। और प्रौढ़ मताधिकार का क्या मतलब है? पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, टैक्स पेयर होना जरूरी नहीं है। तो क्या जरूरी है? भारत में पैदा होना जरूरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मैं कोई मजाक में नहीं कह रहा कि भारत में पैदा होना जरूरी है और पैदा हुआ आदमी 21 साल का होना जरूरी है। अभी वो 18 साल का हो गया। पैदा होना जरूरी है और वो आज की तारीख में 18 साल का होना जरूरी है, और अगर 18 साल का हो गया तो उसको वोट का अधिकार उपलब्ध होगा। इस तरह से ये एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया, इस तरह से एक प्रौढ़ मताधिकार हो गया। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, टैक्स पेयर होना जरूरी नहीं, इस तरह से हमारे लोगों को वोट का अधिकार मिला। और वोट का अधिकार मिलने की वजह से ये बड़े पैसे वाले लोग थे, बड़े जाति वाले लोग थे, बड़े पैसे वाले, बड़े जाति वाले, चुनाव में प्रचार करने के दौरान, कांबळे साहब, कांबळे है नहीं सर,
नहीं है थोड़ा थोड़ा है। चलवाड़ी साहब, चलवादी है ना। हाँ। तो वो जो ऊंचा है, पैसे वाला है, वो उधर चलवादी साहेब। चलवादी क्या हो गया? साहेब। अब चलवादी को क्या लगता है, अरे एक दिन के लिए क्यों ना हो, मैं साहेब हो गया, एक दिन के लिए क्यों नहीं हो, ये आदमी मुझे साहेब कह रहा है, चलो इस बार साहेब कह रहा है तो इसी को तोड़ दे दिया जाए। उसका दादा भी पढ़ा लिखा नहीं था, उसका बाप भी पढ़ा लिखा नहीं था, वो भी साहेब होने लायक नहीं है, फिर भी ये लोग उसको साहेब बोल रहा है, तो इसलिए उसको वोट देने का मामला। तो ये जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों के सामने आकर उनको खुश करके उनका वोट लेते रहे और उन पर सेंट्रल में उनकी सरकार बनाते रहे, और इस तरह से हमारे लोगों को ये सोच बनी हुई है कि सरकार बनाना, सरकार चलाना हमारा काम नहीं है। हमारे लोगों की सोच बनी हुई है सरकार बनाना, सरकार चलाना हमारा काम नहीं है। जब काशीराम जी ने ये काम शुरू किया तो उनको ये तजर्बा हुआ कि हमारे लोगों का तो सोच ही अलग है, सरकार बनाना है हमारा काम थोड़ी, सरकार चलाना है हमारा काम थोड़ी है। तो काशीराम जी ने हमारे लोगों का जो सोच है वो बदलने के लिए पूरी ताकत लगाकर उत्तर प्रदेश में मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाने के बाद फिर लोगों के पास गए, बन गए, तुम्हारा आदमी बन गया ना मुख्यमंत्री, नहीं बन सकता, बन गए ना। गवर्नर ने शपथ भी दिया, ऑर्डर भी निकाला मुख्यमंत्री। दूसरे स्टेट में जाकर लोगों ने कहा, काशीराम जी ने दूसरे स्टेट के लोगों को जाकर कहा, देखा उत्तर प्रदेश में मैंने अपना मुख्यमंत्री बना दिया, तो यहां भी बनाया जा सकता। तो हमारे लोगों ने काशीराम जी को कहा, उत्तर प्रदेश में बना होगा, हमारे यहां नहीं बन सकता। हमारे लोगों का जो नेगेटिव ये जो थिंकिंग है, ये सारी खराबी जो है ये दिमाग में, लोगों के दिमाग को बदलना जरूरी है, लोगों को ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए ये काम साथियों पढ़े लिखे लोगों को समझाना जरूरी है, और पढ़े लिखे लोगों के द्वारा आम आदमियों को समझाना जरूरी है, और अपना संगठन खड़ा करना जरूरी है। जब हम अपना राष्ट्रीय स्तर का संगठन खड़ा करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव कर सकते हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और इसी तरह से अगर बहुमत मिल गया तो देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। 543 लोकसभा की सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए। देश में सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए। अगर 272 सीट अगर मिल गई तो आप अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं। हमारे लोगों को ज्ञान बहुत दूर की बात है, जानकारी तक नहीं है, जबकि सारी बातें संविधान में लिखी हुई है, सारी बातें संविधान में है, लिखित है। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, ये सारी बातें लिखित है। और हमारे बहुत सारे वकील हाईकोर्ट में वकालत करते हैं, उनको मालूम भी है, मगर किसी हाईकोर्ट के वकील ने हमारे आम आदमी को जाकर ये कहा होगा, समझाया होगा, मुझे आज तक कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। ये समझाना होगा, ये बताना होगा। जब तक लोगों के दिमाग को बदलने का काम हम नहीं करते हैं तब तक परिवर्तन होने वाला नहीं है। मगर ये परिवर्तन किया जा सकता है, और ये परिवर्तन करने के लिए कोई आकाश से आने वाला नहीं है, आकाश से आने वाला नहीं है। जैसे हमारे लोगों को बताया गया है कि कोई ना कोई ऊपर से आने वाला है, तो हमारे लोग हजारों सालों से ऊपर देख रहे हैं कि कोई ना कोई आने वाला है।
आने वाला है, आने वाला, वो देख रहे ऊपर से, वो कोई आने वाला नहीं है। ये आने के पहले ही बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में लिख दिया। ये आप सब कुछ कर सकते हैं, आप एमएलए बना सकते हैं, एमपी बना सकते हैं, एमपी की बहुसंख्या लेकर पीएम भी बना सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। ये सारा का सारा संविधान में लिखा गया है, लिखित रूप से उपलब्ध है। इसके लिए हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर का संगठन का निर्माण करना चाहिए। सबसे पहली जरूरत क्या है? राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण करना चाहिए। और राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जागरण करना जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर जागरण करना जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को समझाना जरूरी है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इनकी संख्या जानते हो कितनी है? 85, 100 में 85। और 31% से एमएलए बन रहे, 31% से एमपी बन गए। मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उसको 31% भी वोट नहीं थे, उसको 30% वोट थे। मायावती जब उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी और 403 सीटों में से 207 सीटें उसको मिली तो उसको वोट परसेंटेज था 30%, क्योंकि 4-5 पार्टियां चुनाव लड़ रही थी तो वोट डिवाइड हो गया। डिवाइड होने की वजह से 30% में उसको बहुमत मिल गया। और 207 सीटें 403 में केवल 202 चाहिए थे, 207 मिले तो उनको पूर्ण बहुमत मिला और पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने 5 साल चलाई। साथियों, ये हमारे आप लोगों के सामने हुई घटनाएं कोई चमत्कार नहीं है। वैसे संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है वो हमारे लोगों के दृष्टि से चमत्कार के अलावा कुछ नहीं है। ऐसी बातें हमारे लोगों को दी गई है जो हमारे लोगों को चमत्कार लगती है, मगर वो सारी की सारी इंसानों को मिली हुए अधिकार की बातें हैं। और ये अधिकार हम लोगों को जमीनी स्तर पर लागू करना होगा। जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए पहले तो जागरण करना होगा, जागृत लोगों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन करना होगा, संगठन के आधार पर राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करना होगा, आंदोलन के द्वारा मासेस को और ज्यादा जगाना होगा। अभी हमने 1 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है, भारत बंद का ऐलान किया है। तो भारत बंद के लिए हम लोग सारे देश भर में आंदोलन के लिए लोगों को और समाज को तैयार कर रहे हैं, मासेस में जाकर कर रहे हैं। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में इसी तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। परिणाम था अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा, इसी आंदोलन की बदौलत जाना पड़ा। अगर हम भी सारे देश भर में आंदोलन करते हैं तो जिनकी संख्या बहुसंख्य है वो लोग देश के उपप्रधान बन सकते हैं। ये बात कानूनी दायरे में रहकर कह रहा हूं, एक कानूनी दायरे के अंदर है, संविधान के दायरे के अंदर रह के कह रहा हूं। ऐसा हो सकता है, ऐसा उत्तर प्रदेश के लेवल पर मुख्यमंत्री बनाकर कांशीराम जी ने प्रूव कर दिया है। ये कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो चुका है। कर्नाटक में भी हो सकता है और सारे देश भर में भी हो सकता है। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। 7:30 बजे से भी ज्यादा समय हो गया है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।